अब देखो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब पहली जो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेक्टर एडिशन, कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। क्या सिंपली हम ऐड कर सकते हैं क्या? जैसे 5 न्यूटन का एक फोर्स है, 10 न्यूटन का दूसरा फोर्स है, क्या दोनों को 5 + 10 करके 15 बता देंगे? नहीं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है। तो जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसके लिए दो अलग अलग मेथड होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम डायग्राम बना के कैलकुलेशन करेंगे, जैसे डायग्राम बनाएंगे दोनों वेक्टर्स का और उसके बाद में उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम दो अलग अलग लॉ यूज करते हैं जिनको बोला जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला मेथड क्या है इसके लिए? ट्राइंगल लॉ। इसके लिए जो लॉ हम अप्लाई करेंगे ग्राफिकल मेथड से वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा क्या है इसमें? पैरेललोग्राम लॉ। ये दो लॉ हैं जो हम यूज करेंगे, ठीक है। इनसे हम दो वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं, डायग्राम बना के ऐड कर सकते हैं। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ डायग्राम बनाना है दोनों वेक्टर्स का और उससे फिर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। इसको तो बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। हम क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, उससे डायग्राम बनाएंगे और फिर कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर इतना आ रहा है, फिर कुछ फॉर्मूले बना लेंगे, मतलब कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे। उन फॉर्मूलों को यूज करके बार बार हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, फिर आपको बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो आपको एक डायग्राम बना के कैलकुलेशन करके फॉर्मूले बना लेने हैं और उन फॉर्मूलों को ही बार बार फिर यूज करना है। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? एनालिटिकल मेथड बोलेंगे, जिसमें हमने एनालिसिस किया डायग्राम को, मतलब डायग्राम का एनालिसिस किया, कैसे डायग्राम बना, उसमें कौन कौन सी साइड्स कैसे क्या हैं, और उसके बाद में कैलकुलेशन करके फॉर्मूले बना लेंगे। तो इसमें क्या करना है? इसमें आएगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और उसके अकॉर्डिंग फिर बिना डायग्राम के ही हम सीधा आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग मेथड है। दोनों मेथड समझ में आ गए? एक एक करके दोनों मेथड स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में कौन सा लॉ है? ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करना है और उसके लिए कौन सा लॉ हम यूज करेंगे? ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। देखो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, मान लो कि ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, इन वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा। तो ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स को एक ट्राइंगल की दो कंटिन्यूअस साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कंटिन्यूअस फॉर्म में, लगातार होना चाहिए, मतलब एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से कनेक्ट होना चाहिए, लगातार ऐसे कंटिन्यू जाना चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सबसे पहले उनको एक ट्राइंगल की दो कंटिन्यूअस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर थर्ड लाइन जो ट्राइंगल को कंप्लीट करेगी, क्योंकि ट्राइंगल में 3 लाइन होती है, तो दो तो आप ड्रॉ कर दोगे दो वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो थर्ड लाइन जो ट्राइंगल को कंप्लीट करेगी वो अपोजिट सीक्वेंस में उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो वेक्टर दिखा रखे हैं, क्या ये दोनों कंटिन्यूअस फॉर्म में है? क्या नहीं, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब है लगातार जानी चाहिए। तो एक काम करते हैं, वेक्टर ए को तो एज इट इज रखते हैं, ये वेक्टर ए है, इसको एज इट इज रखा। वेक्टर बी को उठा के इसी के पैरेलल यहां पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपना वेक्टर बी। इससे वेक्टर बी पे कोई फर्क पड़ा क्या? भाई मैंने यहां से उठा के इसको यहां पे ड्रॉ कर दिया, एक ही तो बात है। अब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गए। अब ये एक ट्राइंगल की दो कंटिन्यूअस लाइंस की फॉर्म में है। अब थर्ड लाइन जो ट्राइंगल को कंप्लीट करेगी, कौन सी लाइन होगी? वो ये वाली लाइन, ये ट्राइंगल को कंप्लीट कर रही है। ये अपोजिट सीक्वेंस में, देखो सीक्वेंस ये चल रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, तो इधर से इधर आना है ना, इसका अपोजिट होगा इधर, उल्टा जाना है। तो ये अपोजिट सीक्वेंस में इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी लाइन, ठीक है। जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सबसे पहले उन्हें दो किसी ट्राइंगल की दो कंटिन्यूअस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर थर्ड लाइन जो ट्राइंगल को कंप्लीट करेगी वो अपोजिट सीक्वेंस में उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली है, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया आर इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब होगा इनका मैग्नीट्यूड ऐड किया आपने। और अगर मैंने वेक्टर सिंबल लगा के इनको ऐड करके लिखा है, इसका मतलब इनका वेक्टर एडिशन किया गया है। ये भी सिंबल आपको याद रखने हैं, वेक्टर सिंबल लगा के ऐड किया है, इसका मतलब वेक्टर एडिशन करके जोड़ा है। और ये क्या है? ये सिंपली जोड़ा है, 10 + 5 = 15। आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है एकदम?
ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मान लो इन्हीं दोनों वेक्टर्स को, वेक्टर ए और बी हैं, इन्हीं दोनों वेक्टर्स को आपको, जिनके बीच में एंगल थीटा है, इनको आप पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना चाह रहे हो। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करो और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। वेक्टर बी के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो इससे एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। बन गया पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में वो डायगोनल जो उसी पॉइंट से होके जा रहा है जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स की टेल कनेक्टेड है, वो डायगोनल जो उसी पॉइंट से होके जा रहा है जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स की टेल कनेक्टेड है, वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। फिर उस पैरेललोग्राम में वो डायगोनल जो उसी पॉइंट से होके जाएगा जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स की टेल कनेक्टेड है, वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आर वेक्टर किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, इन दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। देखो अगर मैं इस वेक्टर बी को उठा के इसी के पैरेलल यहां पे शिफ्ट कर देता तो ये बन जाता वेक्टर बी। फिर वेक्टर ए और बी कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाते तो ये अपोजिट सीक्वेंस में इनका रिजल्टेंट हो जाता, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में भी और पैरेललोग्राम लॉ में भी आंसर तो सेम ही आएगा, बस बताने के तरीके अलग अलग है। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पहले उनको कंटिन्यूस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर थर्ड लाइन जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी वो अपोजिट सीक्वेंस में उन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को पहले हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड हैं तो उन दोनों के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। फिर उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उसी पॉइंट से होके जाना चाहिए जहां पे दोनों की टेल कनेक्टेड है, वो उन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आया समझ में, क्लियर है एकदम। अच्छा ये क्वेश्चंस करते हैं, देखो 6 वेक्टर्स A through F have the magnitudes and directions indicated in the figure. Which of the following statement is true? आपको कुछ वेक्टर्स दिखा रखे हैं, वेक्टर A इधर है, ठीक है, वेक्टर B नीचे की तरफ है, वेक्टर C इधर है, वेक्टर D ऊपर की तरफ है, ठीक है, वेक्टर E इधर है, वेक्टर F इधर है। अब इन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, जैसे आपने पहला ऑप्शन देखा यहाँ पे, ये लिखा है B प्लस सी इक्वल टू एफ आना चाहिए, और दूसरा है D प्लस सी इक्वल टू एफ आना चाहिए, तीसरा है D प्लस ई इक्वल टू एफ आना चाहिए, और फोर्थ है D प्लस ई एफ के बराबर आना चाहिए। तो आपको ये चेक करके बताना है कि इनमें से ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, एक चीज याद रखनी कि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में आएगा। जैसे ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है मान लो, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच में कहीं पे आएगा। ये इनका रिजल्टेंट है सपोज करो, ऐसा नहीं होगा कि रिजल्टेंट किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। देखो एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहले हमने लिखा है B प्लस सी इक्वल टू एफ, B किधर है, नीचे की तरफ, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, B है नीचे की तरफ, ये है B वेक्टर, C किधर है, C इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आएगा, ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो F तो किसी और ही डायरेक्शन में है, जबकि रिजल्टेंट आना चाहिए नीचे की तरफ, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है D प्लस सी इक्वल टू एफ, D ऊपर की तरफ है, ये है D ऊपर की तरफ, और C किधर है, ये C इधर है, दोनों के टेल टू टेल कनेक्ट कर दो तो इसका रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, ये होगा रिजल्टेंट। तो ये भी F की डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है D प्लस ई इक्वल टू एफ, D ऊपर की तरफ है, ठीक है, और E इधर है, ये E वेक्टर है, ये D वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। क्या F भी इसी डायरेक्शन में है, हाँ जी, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ को भी चेक कर लो, B प्लस ई, B किधर है, B नीचे की तरफ है, और E वेक्टर इधर है, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो ये भी F के डायरेक्शन में नहीं है। तो कौन सा करेक्ट हुआ इसमें, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि C वाला ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ में।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 4 5 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली इफ ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी कि वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, सी है। ठीक है जी। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, जो वेक्टर ए और बी है उनके बीच का एंगल बताना है। देखो ये जो डेटा आपको दे रखा है ये एक स्टैंडर्ड डेटा है। इसमें दे रखा है कि जो 3 वेक्टर्स है वो क्या है, 3 4 5 यूनिट्स के हैं, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 4 5 है। ये जो 3 4 5 वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये स्पेशल कॉम्बिनेशन है, इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो ये दिमाग में जरूर रखना है। और जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उसमें भी हम एक ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं, है ना, उसमें भी एक ट्राइंगल बनता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर कोई ऐसा आपको डेटा मिल रहा है जैसे 3 4 5 या फिर 5 12 13, ये डेटा भी ऐसा ही है, इसको कैसे पहचानोगे आप, जैसे 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड करो वो 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा डेटा। ऐसे ही 5 12 और 13, इसमें 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर जब आप ऐड करोगे तो वो 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कुछ आपको याद रखने हैं। ज्यादातर तो यही यूज होते हैं 3 4 5 या फिर 5 12 13। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसने बोला कि जो 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, पहले वाले का है 3, दूसरे का है 4 और तीसरे का है 5। और डेटा देख के मेरे को ये आइडिया लग रहा है कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये वाली साइड 3 है, ये 4 है और सबसे बड़ी वाली साइड है 5। ठीक, अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को सेट करूंगा। देखो कैसे, इसने बोला कि a प्लस बी इक्वल टू सी है। ये वाला जो वेक्टर है ये है a, ये है b और ये है c। और a और b को ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, c मिलना चाहिए। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की दो कंटिन्यूअस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो थर्ड लाइन जो ट्राइंगल को कंप्लीट करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को शो करती है। इसका मतलब a और b ये दोनों होने चाहिए कंटिन्यूअस फॉर्म में। जैसे देखो a वेक्टर नीचे की तरफ है, फिर b वेक्टर इधर है, तो ये देखो दोनों जो वेक्टर्स है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गए। अब जो थर्ड जो वेक्टर है वो किधर होना चाहिए, अपोजिट सीक्वेंस में होना चाहिए, अगर वो इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सीक्वेंस चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको लेना है। आया समझ में, ये डायग्राम बन गया अपना कि a और b को ऐड करेंगे तो ये c वेक्टर मिलेगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो डायग्राम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो गया। अब जो पूछा है वो आप 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। जैसे इसने पूछा कि एंगल बिटवीन a एंड b क्या होगा, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, बताओ इनके बीच का एंगल। अब एक का हेड दूसरे की टेल से कनेक्टेड है, पहले तो इसको उठा के आगे शिफ्ट कर लो, इस वेक्टर a को उठा के आगे शिफ्ट करेंगे ताकि दोनों की टेल टू टेल कनेक्ट हो जाए। और जब आप इसको आगे उठा के ऐसे शिफ्ट करोगे नीचे की तरफ, ये वेक्टर a को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो a की और b की, इन दोनों वेक्टर्स की टेल यहाँ पे कनेक्ट होगी और इनके बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो आंसर क्या है, 90 डिग्री या फिर π/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में। इस तरीके से दिमाग लगाना है। इसमें मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, जो डेटा मेरे को पता था कि 3 4 5 से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और बाकी मैंने यहाँ पे देख लिया कि a और b को ऐड करने से c मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम को सेट कर दिया और इजीली हमने एंगल फाइंड कर लिया a और b वेक्टर के बीच में। आया समझ में। ठीक है, एक चीज और भी याद रखो, जैसे मान लो कि बाकी वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर आपको पूछे तो एक चीज याद रखनी है कि ये जो 3 4 5 वाला ट्राइंगल होता है, एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो 3 4 5 वाला जो ट्राइंगल होता है इसमें 3 वाली साइड के सामने वाला एंगल हमेशा 37 डिग्री होगा, 4 वाली साइड के सामने वाला एंगल हमेशा 53 डिग्री होगा और 5 वाली साइड के सामने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ये भी चीज आप याद रखो, ये भी आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी फिजिक्स में जगह जगह पे। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन दैट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड दैट c इज परपेंडिकुलर टू a। ये वाला जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर के लिए होता है, तो c और a एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। साथ में ये बोला है कि a और b को ऐड करोगे वेक्टर्स को तो आपको वेक्टर c मिलेगा। फर्दर इफ a इक्वल टू c, ये बोल रहा है कि जो वेक्टर a और c है उनका मैग्नीट्यूड बराबर है।
देखो यहाँ पे मोड का सिंबल लगाया, अगर मोड का सिंबल नहीं लगाता तो इसका मतलब उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, वो ध्यान रखना। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो जो वेक्टर ए और बी है उनके बीच का एंगल आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो जो डेटा इसने दिया है पहले वो हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम की फॉर्म में। इसने बोला कि ए और बी का रिजल्टेंट सी है और जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। पहले मैं वेक्टर ए ड्रॉ कर लेता हूं, ये है वेक्टर ए, ठीक है। और जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, मतलब ये होगा वेक्टर सी। समझ में आया ये? अब वेक्टर बी किधर ड्रॉ करूं? इसने बोला कि ए और बी को ऐड करोगे तो सी मिलेगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर तो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में होता है जिनका रिजल्टेंट फाइंड किया जा रहा है। तो वेक्टर ए अगर इधर है और सी अगर यहां पे आ रहा है तो बी डेफिनेटली इधर होना चाहिए, क्योंकि ए और बी का रिजल्टेंट कौन है? सी वेक्टर। समझ में आया? बी वेक्टर को इधर नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि इधर ड्रॉ करेंगे तो सी इनके बीच में आना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये तो ए से 90 डिग्री एंगल पे है, इसका मतलब बी वेक्टर इधर होगा। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो जी, ये कौन है? ये है वेक्टर बी। तो ऐसे ड्रॉ करके बताएंगे। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा सी। डायग्राम बन गया। अब इसने बोला कि ए और बी का रिजल्टेंट सी है, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस वेक्टर के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, और इस वेक्टर के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ऐसे एक पैरेललोग्राम बनेगा। उस पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने वाली साइड्स तो बराबर ही होती हैं। जैसे ये बी है तो ये भी क्या होना चाहिए? वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए साइड। ये बी है तो ये भी बी होगी, ये ए है तो ये भी ए के बराबर होगी। अब यहां पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब जो एक और इंफॉर्मेशन इसने दी है उसको हम अप्लाई करते हैं। इसने बोला वेक्टर ए और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यानी कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई? बराबर हो गई। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है? ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? दो साइड्स बराबर होती है ना। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री, और बाकी जो दो एंगल हैं वो बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये साइड अगर बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आएंगे तीसरी साइड के साथ। तो ये 90 है, बाकी बचा 90 डिग्री, तो दो बराबर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये 45 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा? 45 डिग्री के बराबर होगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? तो वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, और इनके बीच का ये वाला एंगल आपको बताना है। कैसे बताओगे? डायग्राम में देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये 45, ये 45, और ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी इसके जैसा ही होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो उसमें भी ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, और ये कितना है? 90 डिग्री है। तो आप बताओ कि ये टोटल एंगल कितना हुआ? ये यहां से यहां तक 90 और ये 45 है, तो टोटल एंगल कितना हुआ वेक्टर ए और बी के बीच में? तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना होगा? ये होगा 90 प्लस 45, यानी कि 135 डिग्री। बोलो आया क्या समझ में? क्लियर एकदम? ठीक है।